हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो देखिए एस्टेट 2026 को लेके हम इस चैनल के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो हमने पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू की सीरीज चलाई हुई है। तो उस सीरीज के अंदर हमने सबसे पहला पेपर जो उठाया है 2024 का स्टेट, जो कि लेटेस्ट पेपर हुआ है अब तक। तो उस पेपर को आज हम कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के बचे हुए 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर आपने इसी सीरीज की पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जरूर से चेकआउट करें। उन वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ हर टॉपिक को आपको समझाया है। तो आज शुरू करते हैं ये हमारे पेपर के बचे हुए लास्ट 20 क्वेश्चंस। ऐसे कर करके हम 5 जो एस्टेट हुए हैं पिछले सालों के, उन सारे जो पेपर हैं उनका निचोड़ आपके सामने ला के रख देंगे। तो अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को ज़्यादा टाइम न गवाते हुए। सो देखिए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 कहता है, ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के संदर्भ में कौन सा अभी समय सही नहीं है। यानी कि गलत जो इसके अंदर ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए ब्रिटेन के अंदर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट वीडियो वाली सीरीज के अंदर कि हमको यूके और यूएसए सिलेबस में दिया हुआ है कि हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली अमेरिका और ब्रिटेन के स्पेशल संदर्भ यानी कि स्पेशल कंटेस्ट में पढ़नी है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ना सिर्फ हम इन देशों के संविधान और संसद को पढ़ें बल्कि इनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कैसे डेवलपमेंट हुआ अलग अलग एक्ट के थ्रू वहाँ की ब्रिटेन की संसद का, और ब्रिटेन की संसद के अंदर जो दोनों हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इन दोनों का क्या काम है, कितने सदस्य हैं, कैसे वहाँ की प्रक्रिया चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इनडायरेक्ट। टॉपिक तो वही है कि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, बट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आया हुआ है वहां के संवैधानिक विकास से। ठीक है, तो इसीलिए यूके और यूएसए इन दोनों देशों के हमको अदर इफेक्ट भी पढ़ने होंगे, तभी जाके हमारे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, सो देखिए ये क्वेश्चन बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, ये कहता है राजा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास हासिल करने में सक्षम होने की सबसे अधिक संभावना है। ये बिल्कुल सही है। हम इंडिया में भी देखते हैं क्योंकि हमने जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ही ली है। तो अपने यहाँ जैसे जिस पार्टी को बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को हमारा राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे राजा उसी व्यक्ति को पीएम बनाता है जिसके पास हाउस ऑफ कॉमन यानी कि अपनी लोकसभा के जैसे वहाँ का निम्न सदन है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। उसके अंदर जिसको बहुमत हासिल होती है, बिल्कुल सही बात है, उसी को पीएम बनाया जाता है। तो ये पेड़ तो बिल्कुल सही है। आगे हम चलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास धन विधेयक को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। देखते हैं, देखिए वहां पे 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड वहां हमारे यहाँ की राज्यसभा की जैसा है, लेकिन राज्यसभा से कंपैरेटिवली कम शक्तिशाली है। तो देखते हैं तीसरे ऑप्शन पे, मंत्री सरकारी नीति का समर्थन करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं भले ही वे निजी तौर पर असहमत हो। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए संसदीय शासन प्रणाली के अंदर एक जो बैकबोन होती है उस प्रणाली की, उसको सिद्धांत को हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब के सारे मंत्री एक साथ ही डूबते हैं और एक साथ ही तैरते हैं। लोकसभा के अंदर जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से जिम्मेवार होती है। तो ये तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, इसी क्वेश्चन के, जो कहता है न्यायाधीश सरकारी नीति की आलोचना नहीं करेंगे और मंत्री न्यायाधीशों के व्यक्तिगत निर्णयों की आलोचना नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है।
देखिए वहां का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो एक किस्म से न्यायपालिका की तरह भी काम करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का सबसे जो पुरानी वहां की परंपरा है फ्यूडल लॉर्ड्स की, जमींदारों की, बड़े बड़े नोबल्स की, एक किस्म से वंशानुगत जो पद्धति है वो ज्यादा चलती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही काफी हद तक वहां की न्यायपालिका का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या क्या कहता है, हाँ न्यायाधीश सरकारी नीति की आलोचना नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो अमेरिका की जुडिशरी की तरह इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन ऐसे कंसेप्ट नहीं है। ये अमेरिका की जो न्यायिक प्रणाली है उससे भारत ने भी लिए हैं। तो ब्रिटेन में हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि न्यायाधीशों ने मंत्रियों के निर्णय को पलट दिया या समीक्षा कर ली, ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन की संसद पूरी दुनिया की जितनी भी संसद है उन सब की जननी है और सबसे क्या है, शक्तिशाली। ऐसा कथन भी बहुत प्रसिद्ध है कि ब्रिटेन की संसद जो क्या है वो पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय बाकी दुनिया में सारे काम कर सकती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग वहां की संसद है। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन के अंदर है, संवैधानिक सर्वोच्चता भारत के अंदर है, न्यायिक सर्वोच्चता हमारी यूएसए के अंदर है। तो ये तीनों फैक्ट आप जरूर से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव बातों को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलत है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। यानी कि नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास धन विधेयक को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर धन विधेयक को स्वीकार करने की शक्ति है, लेकिन स्वीकार करने की शक्ति है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कई बार ओवरसीज कर सकती है। तो शक्ति है लेकिन ओवरसीज कर सकती है कौन, हाउस ऑफ कॉमन्स। समझ गए आप? जैसे अपने यहाँ सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, वैसे ही वहां की जो हाउस ऑफ कॉमन है वो भी क्या कर सकती है, ये धन विधेयक को स्वीकार कर सकती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से हमने ले ली है। अब देखिए ये सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा एक क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट यानी कि नव सामाजिक आंदोलन। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। भारत के अंदर या फिर पूरी दुनिया में हम देखें जो 1950 के बाद के आंदोलन है, मूल रूप से सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया के अंदर सोशल मूवमेंट हुए उनको हम नव सामाजिक आंदोलन कहते हैं, न्यू सोशल मूवमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये आंदोलन पुराने सामाजिक आंदोलनों से बड़े क्या थे, भिन्न थे, अलग थे। जैसा हम देखेंगे पुराने सामाजिक आंदोलनों के अंदर क्या थी, विचारधारा एक प्रमुख तत्व थी। कोई भी आंदोलन हम देखें वो विचारधाराओं, साम्यवादी, उदारवादी, समाजवादी, ऐसी विचारधाराओं से प्रेरित थे और उनके अंदर आर्थिक मुद्दे ज्यादा थे। ये कैरेक्टर है क्या, पुराने सामाजिक आंदोलनों के। लेकिन जब हम नव सामाजिक आंदोलनों की बात करेंगे, न्यू सोशल मूवमेंट की बात करेंगे, तो न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर बच्चों जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जिसको हम नागरिक समाज बोलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर है। और जो इसके अंदर विचारधारा एक जरूरी तत्व नहीं है और मुद्दे चेंज हो गए हैं। पुराने सामाजिक आंदोलनों के अंदर जहां पे हमारे मुद्दे थे गरीबी, भूखमरी और विचारधाराएं, तो उसके बिल्कुल अलग नए सामाजिक आंदोलनों के अंदर न्यू सोशल मूवमेंट में हमारे मुद्दे हैं क्या, पर्यावरण परिवर्तन, इकोलॉजी चेंज, या फिर हम कहेंगे बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे नहीं है, पर्यावरण परिवर्तन, महिलाओं की सुरक्षा या फिर सामाजिक सुधार। तो ऐसे जो क्या है वो मुद्दे हैं नए सामाजिक आंदोलनों के अंदर। तो एक छोटा सा लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर सोशल मूवमेंट, तो वहीं से एक क्वेश्चन उठ के आया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कौन सा सही नहीं है की बात करता है। ठीक है, मतलब गलत हमको निकालना है। गेल ओमवेट आधुनिक समय में भारत में किसान आंदोलन को नया
और गैर वर्गीय आंदोलन मानते हैं। बिल्कुल, जो किसान आंदोलन है उनको भी न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, जलवायु परिवर्तन के आंदोलन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग मुद्दों पे किए जाने वाले आंदोलन, साफ सफाई को लेके किए जाने वाले आंदोलन, ये जो नई टाइप की मूवमेंट है इनको हम क्या बोलेंगे, न्यू सोशल मूवमेंट। तो ये कथन बिल्कुल सही है। गेल ओमवेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, गेल ओमवेट जो क्या है, वो एक समाजशास्त्री हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी समाजशास्त्री। और गेल ओमवेट ने भारत के अंदर जो सोशल मूवमेंट है, न्यू सोशल मूवमेंट, उनके ऊपर काफी स्टडी की है। ठीक है, और गेल ओमवेट ने भारत के सामाजिक आंदोलनों के ऊपर बड़ा ही गहराई से काम किया है। और ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, भारतीय मूल की। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है। आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे बताइएगा कि गेल ओमवेट की उस बुक का नाम क्या था। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन है, नए सामाजिक आंदोलन राजनीतिक सत्ता के बजाय नागरिक समाज यानी कि जो सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर ज्यादा क्या थे, केंद्रित। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मैंने बता दिया है इसके बारे में। पुराने सामाजिक आंदोलन के विपरीत नए सामाजिक आंदोलन राज्य पर नियंत्रण नहीं चाहते, ये भी बिल्कुल सही है। जो पुराने सोशल मूवमेंट थे उनका टारगेट था राज्य को कंट्रोल करना, सरकार केंद्र सत्ता की चाबी को अपने हाथ में कैसे ला सकते हैं। बट नए सामाजिक आंदोलन सामाजिक सुधार पर और सिविल सोसाइटी के साथ समाज सुधार पर ज्यादा केंद्रित हैं, ना कि राज्य पर नियंत्रण की। ठीक है, ये कंसेप्ट है। और उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्या बात करता है वो, नए सामाजिक आंदोलनों के लिए अनिवार्य एक मजबूत विचारधारा की आवश्यकता होती है। जैसे पीछे ही बताया मैंने आपको, न्यू सोशल जो मूवमेंट है वो विचारधारा पर केंद्रित नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विचारधारा की आवश्यकता एनएसएम न्यू सोशल मूवमेंट में नहीं दिखाई देती। ठीक है, हाँ, तो आई होप कि न्यू सोशल मूवमेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, आई होप कि आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा। देखिए, अमेरिकी सीनेट के संदर्भ में सीनेटोरियल शिष्टाचार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां भी हमको इनकरेक्ट देखना है। सीनेटोरियल शिष्टाचार सीनेट का औपचारिक नियम नहीं है, बिल्कुल सही है, यह अनौपचारिक नियम है। यह सीनेटरों के बीच एक मौन समझौते को संदर्भित करता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति का समर्थन नहीं करता अगर उस उम्मीदवार के गृह राज्य के सीनेटरों द्वारा उसका मनोनयन का विरोध किया जाता है। तो इस पॉइंट पे बात करते हैं थोड़ा सा। इसका संबंध केवल संघीय पदों से नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ये अमेरिका के अंदर एक प्रथा है, एक सिस्टम है, उसको लेके क्वेश्चन आया हुआ है डीप से, सीनेट से, जो कि अमेरिका का क्या है, उच्च सदन है, भारत की राज्यसभा के जैसे। अमेरिका के उच्च सदन को या अमेरिका की सीनेट को बच्चों पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत उच्च सदन कहा जाता है। तो इससे सामूहिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, वरना इसको आप एग्जाम में भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इजीली आप इसको स्किप कर दो, क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो, क्योंकि पेपर 1 भी हमको सोल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में बात करते हैं। इसका हो जाएगा सही जवाब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, सॉरी। ठीक है, तो अभी बात करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 135 और आज के चौथे क्वेश्चन के बारे में। जेएस मिल के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, थॉमस पेन, जेएस मिल, मैंने कहा था कि जेएस मिल इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं, थॉमस पेन अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध विचारक हैं। इनकी थॉमस पेन की एक बुक भी है द कॉमन सेंस। ठीक है, हाँ, कि कॉमन सेंस उतनी भी कॉमन नहीं है जितनी हम उसको समझ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। ये जेएस मिल ने बहुल मतदान की प्रणाली का प्रस्ताव रखा, बिल्कुल सही। देखिए जेएस मिल क्या करते हैं, प्लूरल वोटिंग की जो क्या है वो साइड लेते हैं, क्योंकि जेएस मिल ने कहा था कि लोकतंत्र जिन देशों के अंदर शिक्षा अच्छी नहीं है, जहाँ की जनता ऑलमोस्ट क्या है अशिक्षित है, तो वहां पे लोकतंत्र की जो ये पद्धति है चुनाव की, ये काम नहीं कर सकती। जेएस मिल पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा मत रखने का समर्थन करता है, यानी कि एक व्यक्ति 1 वोट और मैनी वैल्यू। क्या कंसेप्ट है ये, 1 वोट
और मैनी वैल्यू, यानी कि जो लोकतंत्र के अंदर पढ़ा लिखा एलीट क्लास है, एजुकेटेड जो क्लास है, उसको एक वोट नहीं बल्कि उसके एक वोट को कई वोटों के रूप में गिना जाए, इसको हम बोलते हैं प्लूरल वोटिंग। तो जेएस मिल ने बिल्कुल प्लूरल वोटिंग का समर्थन किया है। इन्होंने जो इनके जो गुरु थे जर्मी बेंथम, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, एक सिर और एक वोट, उसका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है और उसके विपरीत प्लूरल वोटिंग का समर्थन किया है जेएस मिल ने। इनकी बड़ी फेमस बुक है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी जेएस मिल की बहुत ही फेमस बुक है। और लिबर्टी के ऊपर सबसे सुंदर जो काम है जो आपका किसी भी विचारक ने किया है तो वो है हमारे जेएस मिल। तो जेएस मिल की बुक्स भी पूछ सकते हैं। और भी 2-3 बुक है इनकी, महिलाओं को लेके इन्होंने महिला अधिकारों को लेके बहुत अच्छा काम किया है। इनकी बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद है टॉमस पेन ने जोर देकर कहा कि निर्वाचितों को कभी भी अपने लिए मतदाताओं से अलग कोई हित नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए कथन बहुत भारी भरकम लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान से रुक के पढ़ते हैं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। टॉमस पेन ने जोर देकर कहा कि निर्वाचितों को, यानी कि जो चुन के आए हैं जनता के वोटों की बदौलत, उनको कभी भी अपने मतदाताओं से अलग कोई हित नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो मेंबर इलेक्ट होके आया है उसको वही अपना हित समझना चाहिए जो कि उसको वोट देने वाले मतदाताओं का हित है, ठीक है। तीसरा, कोई मैंडेट मॉडल है। कई बार क्या होता है, जो चीज हमारी सुनी नहीं होती तो उनको हम छोड़ भी सकते हैं। जेएस मिल के बारे में हम जानते हैं, हम टॉमस पेन के बारे में जानते हैं, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन कुछ अलग तरीके की बात करता है। यहाँ होता है आपको लगाना क्या, एलिमिनेशन टेक्निक। तो मैंडेट मॉडल क्या है हमको नहीं पता, तो इसके बारे में देखते हैं। मैंडेट मॉडल का सुझाव है कि केवल वे लोग ही जो किसी विशेष समूह से आते हैं, समूह के अनुभव को साझा करते हैं, उनके हितों की पहचान कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या, ओनली ऑप्शन वन और 2, यानी कि जो हमारा जेएस मिल है और जो हमारा टॉमस पेन है, उन दोनों के ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। मैंडेट मॉडल यहाँ पे जो क्या है वो गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है उस क्वेश्चन पे मैं अपने आप रुक जाती हूँ। देखिए ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 यानी कि डीपीएसपी के बारे में बात करता है। कल ही मैंने वाईटी पे सोर्स डाली है कि 5 नंबर आप आईजीपी वाले पार्ट से कैसे कवर कर सकते हैं, तो उसमें मैंने जोर देके कहा है कि डीपीएसपी यानी कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे जुड़े जो अधिकार हैं या उनसे जुड़े जो कानून हैं या वो जो आर्टिकल हैं वो सारे हमको आने चाहिए। डीपीएसपी से क्वेश्चन 200% आएगा ही आएगा, मैं श्योर हूं। या तो आर्टिकल पूछ लेंगे या प्रावधान पूछ लेंगे या कोई जोड़ा गया है वो पूछ लेंगे। डीपीएसपी ऐसा टॉपिक है जो छोड़ के जाना ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते वरना मार्क्स कटेगा, ठीक है। देखिए तो अगेन यहाँ पे और एक क्वेश्चन और भी है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको डीपीएसपी से ही। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 का लक्ष्य क्या नहीं है, तो हमारे भारत के संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 51 क्या है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके अंदर जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A बहुत फेमस है जो कि बात करता है मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में। लेकिन 39 क्या बात करता है, देखिए 39 के अंदर अनुच्छेद 39 के अंदर बालकों के स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रावधान हैं कि राज्य बच्चों के लिए ये क्या करेगा, प्रावधान करेगा, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, उनके बचपन की रक्षा करेगा, उनको हानिकारक जो क्या है वो कारखानों में काम करने से राज्य क्या करे, मनाही करे। तो आर्टिकल 39 जो है वो बच्चों की स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 39 क्या कहता है, बालक और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा करना, बिल्कुल सही है, शोषण से रक्षा की बात करता है। बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा, बिल्कुल
ठीक है, जितने भी बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं जो सरकार चलाती है, मिड डे मील हो गया या फिर सरकारी स्कूलों के अंदर वर्दियां हो गया या वजीफा हो गया, ये सारी जो है आर्टिकल 39 को की उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही क्या है, सरकार के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से रक्षा, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये पॉइंट बात करता है कि बच्चे, उनका बचपन बहुत कोमल होता है ना, तो कोमल जो उनका बचपन है उसको ऐसे काम धंधों से बचाना कि जिनसे उनके बचपन की जो सॉफ्टनेस है, जो कोमलता है, वो ही खत्म हो जाए। ठीक है, आर्टिकल 4 बात करता, चौथा पॉइंट है इसके अंदर, बालकों के स्वास्थ्य की नकारात्मक प्रभाव वाली औषधियों से रक्षा। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। औषधियों से रक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ये पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। तो 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा संयोजन सही नहीं है, मतलब कौन सा जो मैच है, पेयर है, वो गलत है। देखिए, राज्य ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये चीजें क्या होती हैं, कई बार जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी डीप से थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सा है पढ़ने वाले बच्चे के लिए, डीप क्वेश्चन है। बट ये देखिए, ये कहता है कि जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं अलग अलग देश के अंदर। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि संसद को क्या बोलते हैं, जैसे भारत के अंदर उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, अमेरिका के अंदर उसको कांग्रेस बोलते हैं और ड्यूमा भी बोलते हैं। ये अलग अलग देशों की संसदों के नाम हैं, ऐसे ही राज्यों के भी अलग अलग नाम हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि वहां की संसद को क्या बोलते हैं, या वहां के जो प्रस्ताव हैं कुछ विशेष उनको क्या बोलते हैं, या पद हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये डिटेल भी हमको करनी पड़ेगी। देखिए, राज्य ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, देखिए यूएसए के अंदर हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स, 50 स्टेट हैं। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकल गया, मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाँ, राज्य बोलते हैं, अमेरिका के अंदर स्टेट बोलते हैं, एक्चुअल में ये है वर्ड स्टेट्स। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है तो राज्य आ गया है। दूसरा है प्रांत बेल्जियम, और फिर है लैंडर। ठीक है, हाँ, ये है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये भी बिल्कुल सही है। कैंटन स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर राज्यों को कैंटन बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बहुत बार करवा दिया है पीछे की वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो चौथा भी बिल्कुल सही है, मैंने एलिमिनेट कर लिया है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। तो लेकिन प्रांत, प्रोविंस, बेल्जियम, ये क्वेश्चन गलत है। बेल्जियम के अंदर प्रांतों को प्रोविंस नहीं बोलते। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट मैच, और यही क्या हो जाएगा आंसर। प्रांत नहीं बोलते बेल्जियम के अंदर इकाइयों को। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आसान ये क्वेश्चन था लेकिन डीप था क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे है हमारा मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। देखिए, मंत्री परिषद एवं इससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन हमको छांटना है। देखिए, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही। मैंने वाईटी के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो डाली थी दल बदल से जुड़ा हुआ, तो दल बदल की पूरी जानकारी 360 डिग्री वो मैंने उस शॉर्ट वीडियो के अंदर डाली है, उसको आप जरूर से देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है हमारा जो क्या है वो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के अंदर हुआ था दल बदल को लेके, और उसके अंदर ये कहा था कि जो कुल संख्या है लोकसभा की, कुल संख्या जो है लोकसभा की, उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। एक लिमिट को फिक्स कर दिया था ताकि दल बदल को रोका जा सके, मंत्री पद के लालच में दल बदल ना हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। दूसरा, मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 बात करता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। पीछे ही बता के आई हूं मैं कि संसदीय शासन प्रणाली का जो बैकबोन है वो यही है। क्या इसको हम बोलेंगे क्या, कलेक्टिव सिक्योरिटी
या कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है, और जिन जिन देशों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां भी ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत जवाब, क्योंकि मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की प्रसाद पर्यंत यानी कि मर्जी से नहीं रहते मंत्री पद पर, बल्कि जो लोकसभा के अंदर जब तक विश्वास रहेगा उस पार्टी को, यानी कि सदन के अंदर जब तक आपके पास लोकसभा के अंदर आपके पास क्या है, कॉन्फिडेंस मोशन है, विश्वास है, तभी तक मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही बने रह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत वाला ऑप्शन इसके अंदर गलत है। एक्चुअल में सामूहिक रूप से सारे मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति जी के प्रति। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। देखिए यहाँ पे फिर से जो क्या है वो अमेरिका से क्वेश्चन आ गया है। देखिए मैं बताऊं 2024 के पेपर के अंदर कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन सीधे सीधे अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े हुए आए हैं। तो ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं आप आइडिया लगा सकते हो। आज ये पेपर जब पूरा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ऐसे 10-15 टॉपिक इंपॉर्टेंट निकालेंगे जो हम क्या कर सकते हैं, डिटेल स्टडी। ठीक है, यही तो फायदा है PYQ सोल्व करने का कि टॉपिक्स हमको मालूम हो जाते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है, किनकी ज्यादा वेटेज है। ठीक है, देखिए ये बात करता है अमेरिका का राष्ट्रपति कितने दिन में नामांकित विधेयक पर यानी कि नामांकित विधेयक पर हस्ताक्षर या निषेध करना उसको आवश्यक होता है। निषेध यानी कि वीटो पावर। सीधा सा ये क्वेश्चन राष्ट्रपति जी की वीटो पावर के बारे में बात करता है। देखिए अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, वो शक्तियां हैं, वो कंपैरेटिवली भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर से बहुत ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि भारत में जहां पे राष्ट्रपति क्या है, ओनली नॉमिनल हेड, नाम मात्र का मुखिया, वहीं पे अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है, वास्तविक मुखिया या रियल हेड। इसलिए वहां के राष्ट्रपति की वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति से ज्यादा क्या है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बात करता है वीटो करना आवश्यक है कितने दिन में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति को नामांकित विधेयक पर अपनी वीटो तो क्या है वो पावर का यूज करना होता है। अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो भी आप करेक्ट कर सकते हो। साथ ही एक और बोनस फैक्ट बताऊं, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का अमेरिका का कार्यकाल होता है। और इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका के अंदर क्या है, सरकार को या फिर राष्ट्रपति को 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले कोई नहीं हटा सकता जब तक उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट प्रोसेस पास ना हो जाए तब तक। इसलिए अमेरिका के अंदर जो सरकार है वो ज्यादा स्थिर है, क्योंकि वहां पे क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। आगे चलते हैं हम। 10 दिन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 140 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारी जो टर्म है, हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी की टर्म है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, उससे जुड़ा हुआ है। तो इक्वलिटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, आसानी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए समानता पर रूसो, जे रूसो या जीन जैक्स रूसो ने सबसे पहले इनइक्वलिटी के ऊपर काम किया था। कल की वीडियो में मैंने आपको ये हिंट दिया था। ठीक है, तो रूसो के विचारों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट सीखते हैं। रूसो एक विचारक है, इन्होंने असमानता के ऊपर बहुत बात की है और ये सबसे पहले विचारकों में भी से एक थे। रूसो ने कहा है बच्चों की असमानता 2 प्रकार की होती है। एक असमानता तो प्राकृतिक, नेचुरल जिसको बोलेंगे, और एक असमानता है क्या, कृत्रिम या सामाजिक। तो रूसो कहता है जो प्राकृतिक समानता है वो सहन करने योग्य है। किसी का रंग, किसी का कद, अच्छा किसी का शारीरिक का ढांचा, और शारीरिक रूप से या प्रकृति ने जिस व्यक्ति को जैसा पैदा किया है उस असमानता को हम सहन कर सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल है। बट दूसरी असमानता क्या है, कृत्रिम, नेचुरल नहीं है ये, बल्कि इसको समाज ने बनाया है बाद में। ठीक है,
तो जो सामाजिक असमानता है वो बदलने योग्य है, और सामाजिक असमानता नेचुरल नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि समाज ने अपने हिसाब से इन सारी इनइक्वालिटी को पैदा कर दिया है। ठीक है, रूसो जो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध विचारक है, कृत्रिम असमानता को खत्म करने की बात करता है, और रूसो ने कहा है कि कृत्रिम असमानता अगर व्यक्ति चाहे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं तो इसको खत्म किया जा सकता है। तो दो प्रकार की असमानता की रूसो बात करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। असमानता को लेकर उनकी एक बुक है रूसो की, ठीक है, और वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर WPT यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर जितने भी जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और उनकी बहुत फेमस बुक है, उन पे मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी ताकि बुक से और राइटर से क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, हाँ, तो देखिए नैतिक असमानता जो है वो प्राकृतिक नहीं है बल्कि परंपरा और इतिहास की देन है। बिल्कुल सही। असमानता के कारण दमनकारी कानूनों और गैर सहमति वाली सरकार की आवश्यकता पैदा होती है। बिल्कुल सही। जब समाज के अंदर इनइक्वालिटी होती है तो हमको जो क्या है वो सरकार भी जो क्या है वो दमनकारी जो कानून बनाए, गैर असहमति वाली हो, उसकी आवश्यकता समाज में पैदा हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन का ऑप्शन। असमानता विनाशकारी और संघर्षपूर्ण व्यवहार का कारण बनती है। बिल्कुल सही। किसी भी समाज के अंदर जो क्रांति होती है उसका एक कारण वहां पे निहित असमानता या इनइक्वालिटी की फीलिंग्स होती है। ठीक है, चौथा है परिणाम की समानता का तात्पर्य है कि सभी धावक, देखिए क्या बात करता है ये, इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम। देखिए दो प्रकार की असमानता है, एक जुड़ी है आपका उदारवाद से और एक जुड़ी है मार्क्सवाद से। तो ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम देके इसको एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद गलत नहीं होगा अपना। देखिए ऊपर करते हैं इसको, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो भी यही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। परिणाम की समानता का तात्पर्य है कि सभी धावक प्रारंभिक बिंदु और दौड़ने की गति की परवाह किए बिना एक साथ दौड़ पूरी करते हैं। समझ में नहीं आएगा जब तक समझेंगे नहीं। देखिए दो प्रकार की असमानताएं हैं, एक तो है हमारा क्या, परिणाम की असमानता या परिणाम की समानता, सॉरी जस्ट सेकंड। देखिए परिणाम या आउटकम की समानता, इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ये जुड़ी हुई है बच्चों मार्क्सवादी विचारधारा से। ठीक है, समझ गए। और एक है प्रक्रिया की समानता। प्रक्रिया की समानता, जब हम जॉन रॉल्स पढ़ते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ते हैं जस्टिस की, तो ये दो बातें वहां पे डीपली जो क्या है वो आती हैं। तो एक है प्रक्रिया की समानता और एक है परिणाम की समानता। प्रक्रिया की समानता जुड़ी हुई है उदारवाद से। तो उदारवादी विचारक हैं, ये समाज के अंदर समानता लाना चाहते हैं, लेकिन उदारवादी कहते हैं कि आप क्या करो, आप जो प्रोसेस है कंपटीशन की, आप उसको क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, हमने क्या किया, सारे जितने भी मान लो एक ट्रैक है दौड़ लगाने का, हमने सबको एक समान समय दिया है उस ट्रैक के ऊपर भागने का। ठीक है, अब जितने भी प्रतिभागी खड़े हैं उस ट्रैक के ऊपर, अब ये उनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि कौन फर्स्ट आता है और कौन सबसे लास्ट। हमने तो क्या कर दिया जी, सबको प्रोसेस सेम दे दी, मतलब कि आगे बढ़ने के अवसर जो हैं या अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको इक्वल दे दी। समझ गए, यानी कि अवसर की समानता से जुड़ा हुआ है। उदारवादी बात करते हैं कि सबको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के समान अवसर दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो हर एक पार्टिसिपेंट के क्या है, योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा। हमको सिर्फ एक बार जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो समान करनी है, रिजल्ट प्रतिभागी अपनी एबिलिटी के अनुसार अपने आप जो क्या है उस रिजल्ट का भुगत भोगी होगा, बस प्रोसेस सेम कर दो। ये बात करते हैं उदारवादी। एक है हमारा परिणाम की समानता। देखिएगा परिणाम की समानता की बात करते हैं कौन, हमारे मार्क्सवादी विचारक। तो मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि प्रोसेस को ही हम क्या करेंगे,
इक्वल, तो ये काफी नहीं है, क्योंकि उसी दौड़ के अंदर कोई महिला भी है, प्रेग्नेंट लेडी, और उसी दौड़ के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा भी है, और उसी दौड़ के अंदर कोई लंगड़ा भी है, और उसी दौड़ के अंदर एक हष्ट पुष्ट आदमी भी है। तो जब रिजल्ट आएगा उस दौड़ का या उस रेस का, तो ये निश्चित है, ये पहले से ही तय हो चुका है कि उस दौड़ के अंदर एक जो नॉर्मल आदमी है, हष्ट पुष्ट, वही जो क्या फर्स्ट आएगा, बाकी तो पीछे रह जाएंगे। तो जो पीछे रह गया उनके लिए भी राज्य कुछ करे, यही बात मार्क्सवादी करते हैं। और ये कहते हैं कि हमको ना सिर्फ प्रोसेस को सेम करना है बच्चों, बल्कि हमको परिणाम भी देखने होंगे, यानी कि उस रेस के या फिर उस दौड़ के जो परिणाम आएंगे उनके ऊपर भी राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तब परिणाम की समानता की बात कौन करते हैं? मार्क्सवादी विचारक। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या है। ठीक है, हाँ, तो इतना हमने इस क्वेश्चन से डिटेल को देख लिया है। अभी चलते हैं आगे। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए एससेट के लिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो इस टॉपिक पे मिल जाएगा। देखिए, अभी बात करेंगे 141 क्वेश्चन की, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक कमेटी से हर साल क्वेश्चन आता है। कभी सदस्य पूछ लेते हैं, कभी कार्यकाल पूछ लेते हैं, कभी काम पूछ लेते हैं, कभी ये आ जाता है कि ये बताइए ये कमेटी या परमानेंट है या फिर नॉन परमानेंट है। तो समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, जरूर से समितियां होकर के जाइए। ज्यादा नहीं है, 5 से 6 समितियां हैं, बस उन्हीं से क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है। देखिए, पहला पॉइंट है कि लोक लेखा समिति में 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित हैं। बिल्कुल सही, लोक लेखा समिति के अंदर बच्चों टोटल क्या 15 + 7 टोटल 22 सदस्य हैं लोक लेखा समिति के अंदर, और इन 22 सदस्यों के अंदर 15 लोकसभा से हैं और 7 सदस्य जो है हमारे राज्यसभा से हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 सही है। लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में समिति के सदस्यों में से ही की जाती है। बिल्कुल सही है, जितने सदस्य होंगे उस समिति के, यानी कि ये जो 22 मेंबर अपने पास हैं, ये 22 मेंबर अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे और उसको नियुक्त कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं इसी के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 बात करता है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। बिल्कुल सही है। देखिए, प्राक्कलन समिति के अंदर टोटल हमारे पास क्या है? 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 केवल लोकसभा से जुड़े हुए होते हैं, और कोई भी यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर नहीं है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। प्राक्कलन समिति का काम है बच्चों, एस्टिमेट समिति का यहाँ पे काम है क्या कि मितव्ययिता या सरकारी जो खर्चे होते हैं उनको कम करने के लिए सुझाव देना, या उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे हो, उसको लेके क्या देना? अपनी एडवाइस। बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर झोल है, लग आसान रहा है हमको ये, और ये सारी स्टेटमेंट क्या लग रही है पहली नजर में सही, बट प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, ये पॉइंट गलत है। बल्कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव, जो ऊपर ऑप्शन था 2, यानी कि समिति के सदस्यों में से ही वो सदस्य करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यानी कि प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष का चुनाव है वो सदस्य करेंगे, और उसको नियुक्त कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। थोड़ा सा इस आंसर नंबर ये ऑप्शन नंबर 4 की क्या है, वो भाषा गलत है, इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। और ध्यान देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन पे, आपको थोड़ा सा आंख को खोल के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक फैक्ट और बता दूं, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इन समितियों का, और जो हमारी सबसे पुरानी समिति है वो थी हमारी क्या? लोक लेखा समिति, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं। 1921 से ये चली आ रही है हमारी। ठीक है, और उसके बाद प्राक्कलन समिति, ये जो एस्टिमेट कमेटी है, लगभग 1950 में ये आई थी, और इन समितियों का जो अध्यक्ष है, लगभग ये कोशिश होती है कि जो विपक्ष का जो सदस्य है उसको बनाया जाए इस समिति का अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखिए बात करता है, ये अगेन डीपीएसपी से क्वेश्चन आ गया है। आर्टिकल 37 के बारे में ये है हमारा प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है हमको
ढूंढना है। पहला ऑप्शन है हमारा, नीति निर्माण में इन सिद्धांतों को शामिल करना राज्य की बाध्यता है। देखिए यही आंसर मिल गया। हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो भैया क्या है, वो लीगली बाइंडेड नहीं है, तो और ऑप्शन देखने ही नहीं है। ठीक है, तो पहले से ही हमारा जो क्या है वो ये क्वेश्चन क्रैक हो गया। हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य के ऊपर नैतिक जिम्मेवारियां हैं, मोरल ऑब्लिगेशन है, बट लीगली बाइंडेड ये डीपीएसपी नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे, हमको अपना जवाब मिल गया है। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 143। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी निकल जाते हैं एक नजर में। देखिए ये बात करता है क्या, थ्योरिस्ट के बारे में। थ्योरिस्ट इसके अंदर हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 143। राजनीतिक दूरदर्शी लोगों को महाकाव्य सिद्धांतकार, इंग्लिश में देखते हैं एपिक थ्योरिस्ट। एपिक थ्योरिस्ट जो संज्ञा है वो किस विचारक ने दी है इनमें से? देखिए लियो स्ट्रॉस को हम जानते हैं, हन्ना अरेंट को जानते हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड को जानते हैं, ये सब जाने पहचाने नाम हैं। इन्होंने तो ये बात नहीं कही है, इतना हमको पता है। तो आंसर क्या बच गया? वोलिन। हर बार एस्टेट के अंदर या यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कोई एक नया थिंकर ऐसा आ जाता है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ाई नहीं होता, तो कई बार ऑप्शन वही होता है। तो ये वोलिन जो है, ये वोलिन एक बार पहले भी आया है ऊपर, जब हमने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन किए थे उनमें। तो आंसर हमारा हो जाएगा वोलिन। ये तुक्का है लेकिन बिल्कुल सही है। इन तीनों विचारकों को हम जानते हैं, इन्होंने कोई भी संज्ञा ऐसी नहीं दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 143 क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं इसकी। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 जो कि बात करता है भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रावधानित संसद के बहुमत का प्रकार और अनुमोदन का सही संयोजन नहीं है। देखिए समझते हैं एक बार, इन्होंने क्या कर रखा है, 4 हमारे आर्टिकल दिए हैं। ठीक है, और उन चारों आर्टिकल में ये पूछा है कि बताइए जी ये आर्टिकल जो पास होते हैं उनके अंदर हमको सदन का, पार्लियामेंट का कितना बहुमत चाहिए, बस ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन, आर्टिकल 356, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति शासन जब भी हम लगाते हैं किसी भी राज्य के अंदर तो दोनों सदनों का हमको क्या चाहिए, अनुमोदन, तभी लग सकता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के अंदर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सदन की कुल संख्या का 2/3, अनुच्छेद 368। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं इसके ऊपर। कुल सदन संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान देने वाले राज्यों का 2/3 बहुमत, बिल्कुल सही है। देखिए जब राष्ट्रपति जब ये राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात होती है तो उसके अंदर हमको दोनों सदनों का बहुमत तो चाहिए 2/3, बल्कि वो 2/3 हमको टोटल मेंबर और प्लस उस दिन जितने प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, दोनों का 2/3 चाहिए। बिल्कुल सही, ये हमारा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वालों के योग का बहुमत, हाँ 108। देखिए आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। संसद के अंदर जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं वो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए जब भी कभी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल के ऊपर सहमति नहीं बन पाती तो उस बिल को पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि भाई दोनों इकट्ठे बैठ जाइए, आपस में सलाह मशवरा करिए और बिल को हटकाइए मत, पास कर दीजिए। तो वो आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 गलत मैच है, बाकी सारे सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 बात करता है निम्न में से कौन से देश में हमारा जो क्या है वो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि असंहिताबद्ध। देखिए हम सब जानते हैं
कि भारत का संविधान लिखित संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा, और अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है लिखित। लेकिन यहाँ पे अलिखित संविधानों की बात की गई है। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ ओरल में करते हैं, नहीं, बल्कि वो क्या है, संहिताबद्ध नहीं है, पैक नहीं है एक बुक के अंदर, जैसे हमारे संविधान है। तो एक एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर है यूके का, ठीक है। लेकिन अब हमको ऐसा ऑप्शन इसमें से चूज करना है जो क्या है, वो अलिखित नहीं है बल्कि लिखित है पूरी तरीके से। तो न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके, ये 3 देश बच्चों ऐसे हैं, इनके संविधान क्या है, यूके के तरीके के हैं, मतलब अनकोडिफाइड है, पूर्ण रूप से संहिताबद्ध नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है और पहले भी रिपीट हुआ है, इसलिए मैं कहती हूँ पीवाईक्यू बड़े बेनिफिशियल होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 146 और ये हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कनाडा एक असीमित संघीय राज्य है, बिल्कुल सही। हमने भी जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ही प्रेरित होकर ली है, क्योंकि कनाडा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, क्यूबेक फ्रेंच भाषी प्रांत अन्य अंग्रेजी भाषी प्रांतों के संबंध में कम स्वायत्त है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। कनाडा के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कथन ए सही है, कथन ए सही है, और उसका जो रीजन है वो क्या है, पूर्ण रूप से गलत है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूरे पेपर में हमको देखने को मिला है, हालांकि पहले ऐसे बहुत क्वेश्चन आते थे एस्टेट में इस टाइप के। ये क्वेश्चन का एक टाइप है पूछने का। 147 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं फाइनली। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रभावी उपबंध करेगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा है पंचायती राज, ठीक है जी। तो 40 तो आएगा नहीं, तो ये भी कट गया। हम जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 42 के अंदर मैटरनिटी लीव ऐसा कुछ है कि राज्य क्या करेगा, प्रसूति सहायता प्रदान करेगा महिलाओं को, तो ये भी निकल गया। ये जो आपका आर्टिकल 47 है ये कुछ पर्यावरण सुरक्षा या फिर स्मारकों की सुरक्षा कुछ ऐसी बात करता है, तो 47 नहीं है, इतना हमने गैस कर लिया, बचा एक ही ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा आंसर आर्टिकल जो 41 है। आर्टिकल 41 बात करता है कि जितना जिस राज्य का स्टेटस है, जितना आपका हिसाब है, उसके हिसाब से जितनी आपकी चादर है उतने पैर फैलाइए, जैसा आपका स्टेटस है वैसे ही लेवल के आप अपने यहाँ के किसके नागरिकों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आर्थिक सामर्थ्य और विकास, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन मैं इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि डीपीएसपी आप रट के बिल्कुल जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 148 पे हम पहुंच गए हैं। ये बात करता है विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के संबंध में कौन सा सही है, सही है मतलब जो राइट है वो हमको निकालना है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, ठीक है जी। साधारण विधेयक केवल मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हमको मिल गया। फिर भी देख लेते हैं, संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण व्यापक नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही है, अगर सत्रावसान हो जाता है संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक नहीं होते, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो सेशन होता है उसके अंदर वो बिल दोबारा से जो क्या है वो पेश होते हैं, खत्म नहीं होते, सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलत है जवाब, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है, तो ये भी सही नहीं है। अच्छा ठीक है, और संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक नहीं होते, ये भी क्वेश्चन गलत है। साधारण विधेयक केवल मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा तो क्या है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 148 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। व्यापक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं मतलब खत्म नहीं होते हैं, सेकंड जो सेशन बैठता है उसमें वो बिल फिर से पेश किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों गलत है, एक ही ऑप्शन सही है इसके अंदर, वो है ऑप्शन नंबर 3। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
हाँ, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149 के ऊपर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा, माइकल वाल्जर की जटिल असमानता की अवधारणा के संबंध में क्या सत्य नहीं है, मतलब हमको गलत निकालना है। माइकल वाल्जर सहमत थे कि बुनियादी वस्तुओं की सार्वभौमिक रूप से कल्पना की जाती है और उनके समान मूल्य हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। समझते हैं, बिना समझे क्वेश्चन हमको जो क्या वो आएगा नहीं। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वितरण है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर असमानता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं इसका, जटिल असमानता अत्याचार के विपरीत है, बिल्कुल सही। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है, उल्टा लिख दिया है। माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं, इन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी, यानी कि जटिल असमानता। देखिए, माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं और समुदायवाद राजनीतिक सिद्धांत की एक ऐसी विचारधारा है या एक ऐसी ये अवधारणा है जो ये बात करती है कि भैया समाज जो है वो हर जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। हर समाज के अपने रीति रिवाज, अपना खान पान, अपना रहन सहन होता है। तो जो वैल्यू हमारे समाज में प्रचलित है, ये जरूरी नहीं है कि वही जो मूल्य है वो किसी दूसरे समाज में प्रचलित होंगे। जैसे अगर एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, उसके अंदर जो समाज जिस प्रकार फॉर्म है, वो देश और इंडिया के अंदर किसी गांव का एग्जांपल हम उठाएं तो दोनों के अंदर रीति रिवाज, विचारधाराएं, सब कुछ टोटली डिफरेंस हैं। इसीलिए जटिल असमानता की जो ये विचारधारा है माइकल वाल्जर की, ये कहती है कि सार्वभौमिक जैसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि हर समाज के अंदर मूल्य है, जो वहाँ की परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, वो अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, हाँ, सार्वभौमिक और समान कुछ नहीं है। कंटेस्ट के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग, भाषा के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग या समुदाय के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है जो चीज मेरे लिए वियर्ड है वो किसी समाज के अंग का हिस्सा हो या रीति रिवाज का हिस्सा हो। समझ गई? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 150 के ऊपर। ये बात करता है मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक कंसेप्ट है, बहुसंस्कृतिवाद, जो बात करता है कि हर व्यक्ति को जो भी उसकी संस्कृति है, अल्पसंख्यक है, उसके लिए अधिकारों की बात की जानी चाहिए। बहुसंस्कृति बात करती है कि देश कैसा हो, माहौल कैसा हो, एक सैलेड बाउल के जैसा, जहाँ पे हर संस्कृति का, हर एक नस्ल का अपना अपना क्या हो, योगदान, ना कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबा ले, वो माहौल नहीं होना चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म ये बात करता है। देखिए, विल किमिल्का ने समूह विभेदित अधिकारों के 3 रूपों की पहचान की है। 3 कल्चरल राइट विल किमिल्का के बहुत फेमस हैं। ठीक है, और तीनों की तीनों यहीं से आप नोट कीजिएगा। देखिए, स्वशासन का अधिकार, विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार, बहुजातीय अधिकार, यानी कि पॉलीएथनिक राइट। विल किमिल्का बात करते हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं किसी भी आधार पर, उन सबको सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार। दूसरा, उनको क्या होना चाहिए, अलग से प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए। तीसरा, उनके अपनी पॉलीएथनिक राइट, मतलब जो उनकी नस्ल है, जो उनके समाज का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उनको उन्हीं प्रैक्टिसेस को करने के उनके पास राइट होने चाहिए। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक वीटो है, ये कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये आपको सिर्फ पपलू बनाने के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने आज क्या कर लिया है, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन के पेपर को देख लिया है, जो कि 2024 एचटेट का लेटेस्ट पेपर है। ऐसे ही हम आगे जो पेपर है पिछले 5 सालों के PYQ, उनको भी जो क्या सोल्व कर लेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, जो कि यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार है कि PYQ को ऐसे सोल्व किया जा रहा है, वो भी डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर और जो क्या वो एक शेयर बहुत मोटिवेशन हमको देता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।